कभी अपने लिए कुछ पल की चाहत रखने वाली निभा को आज अकेलेपन ने अपनी बाहों में कैद कर लिया है। कभी उसका घर सास ससुर देवर ननद पति और बच्चों की हंसी ठिठोली से गूंजा करता था, परंतु आज वही दीवारें भी उसकी तरह गुमसुम पड़ी है। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा कॉलेज गया हुआ है। घर के सन्नाटे को भंग करती हुई दरवाजे की घंटी बजती है। निभा जाकर देखती है, तब तक डाकिया लिफाफा किवाड़ी के अंदर से सरका कर जा चुका था। लिफाफे को देखकर पहचान की एक छीड़ सी सुगंध उसकी नथनों में समा चुकी थी, परंतु कुछ ना समझ आने की वजह से लिफाफे की ऊपरी लिखावट में ही मस्तिष्क उलझकर रह गया। उसने बिना खोले ही लिफाफे को रख दिया और कुछ अन्य काम करने चली गई। ज्यादा देर तक निभा अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और आकर आशाकित मन से लिफाफे को फाड़ा। चिट्ठी पढ़ते ही काले अक्षरों में लिखे गए शब्द रेत की तरह उसकी आंखों के आगे बिखर गए। इतनी बरसों बाद उसके पति का करुण निवेदन, निभा, मैं अपनी जिंदगी का अंतिम पल काट रहा हूँ। इस घड़ी में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कृपया बच्चों को लेकर एक बार आ जाओ ताकि तुम लोगों से अपने किए की माफी मांगकर सुकून से मर सकूं। चिट्ठी पढ़ते ही निभा की आंखों से अचानक आंसुओं की रसधार बह निकली, मानो उसकी वर्षों की साधना किसी भी क्षण उफनती नदी की तरह बह निकलेगी और एक बार फिर से कहीं बच्चों से भी बेसहारा ना हो जाए। पत्र पढ़कर उसकी उड़ती गिरती सांसें किसी सिंह के मुंह में फंसे मृग शावक की भांति छटपटा रही थी। उसके बच्चे तो पिता का नाम सुनना ही नहीं चाहते थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके चारों ओर दम घोटू वातावरण उपस्थित हो गया हो। उसकी धड़कनों की तेज गति उसे निंदा होने का एहसास करा रही थी। जीवन साथी के साथ न होने का दर्द भी अजीब है। जिस पति का नाम उसने अपनी जिंदगी की किताब से वर्षों पूर्व फाड़ दिया था, आज उसी का पत्र पढ़कर वह व्याकुल होकर छटपटा उठी। पत्र को हाथों में लिए कितनी ही कटु और मधुर यादें जीवित होकर चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगी। निभा की मायके में भरा पूरा परिवार था। ग्रेजुएशन करते ही माता पिता की मर्जी से उसकी शादी मनीष से हो गई। मनीष आकर्षक और सरकारी नौकरी प्राप्त नवयुवक था। निभा मन में ढेरों अरमान लिए हुए ससुराल पहुंच गई। साधारण रूप रंग की निभा इतने खूबसूरत पति पाकर निहाल थी। ससुराल में सास ससुर देवर ननद ने अपने स्नेह सम्मान से उसे घर की बड़ी बहू का रुतबा दे दिया। उसका घर हमेशा सभी की हंसी ठिठोली से गुलजार रहता। इन सबों के प्यार के अलावे पति की बेपनाह मोहब्बत से वह ससुराल में पूरी तरह रच बस गई। समय के साथ वह 2 बच्चों, बेटी सिया और बेटा विपुल की मां बन चुकी थी। निभा मायका विशेष अवसरों पर ही 2-4 दिनों के लिए जा पाती। इन्हीं 2-4 दिनों में ही उसके पति उसकी बिरह में व्याकुल उठते। सास ससुर ननद देवर को उसके बिना घर काटने को दौड़ता। इतने अच्छे परिवार पाकर निभा खुद को भाग्यशाली समझती। उसकी सहेलियां उससे मजाक करते हुए कहती, निभा ध्यान रखना, जीजा जी का अत्यधिक प्यार रोमांस कहीं तुम्हें ठग ना ले। निभा भी मुस्कुराते हुए कहती, मेरे पति बहुत भोले और सरल हैं, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। उसे क्या पता था कि एक दिन सब कुछ रेत की तरह उसके हाथों से फिसल जाएगा। अपनी सुखद गृहस्थी में डूबी निभा को बिखराव की आहट का तनिक भी आभास नहीं था। दफ्तर से आकर एक दिन पति मनीष ने खुशी से अपने प्रमोशन की खबर सुनाई। परिवार में सभी खुशी से एक साथ चिल्ला उठे, परंतु दिल्ली तबादले की खबर सुनकर सभी एकाएक खामोश हो उठे। निभा ने भी एक दीर्घ सांस ली। उसकी मधुर कल्पना फुर्रत से विलीन हो गई। रात में निभा ने पति की बाहों में सिमटते हुए कहा, मैं आपके बगैर पल भर भी नहीं रह सकती हूँ। बच्चों के साथ मैं भी दिल्ली चलूंगी। मनीष ने उसे अपने और करीब लाते हुए कहा, निभा, मैं भी तुम्हारे और बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूँ, परंतु इस उम्र में माँ पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। मेरे भाई की अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, बहन की भी शादी करनी है। सबसे बड़ी बात, बच्चे यहाँ अच्छे में पढ़ाई कर रहे हैं। बार बार उनकी पढ़ाई में बाधा पहुँचाना ठीक नहीं है। मैं कोशिश करके 3 साल बाद वापस पटना तबादला करवा लूँगा।
बस कुछ दिनों की ही बात है। निभा भी एक आज्ञाकारिणी पत्नी के समान पति की बातों को मानकर नम आंखों से दिल्ली विदा किया। आरंभ में तो मनीष 2-3 महीनों पर घर आ जाता। पति के प्यार में डूबकर निभा बिछोह के एहसास को भूल जाती। दिल्ली जाने के बाद से मनीष उसे प्रति सप्ताह प्यार से सराबोर चिट्ठियां भेजता। इन्हीं के सहारे उसकी जिंदगी अपनी रफ्तार ले रही थी। 5 साल का समय बीत चुका था। ननंद देवर की शादी हो चुकी थी, देवर की नौकरी भी लग चुकी थी, परंतु इन 5 साल में मनीष अपने तबादले की बात भूल चुका था। धीरे धीरे मनीष के पत्र आने बिल्कुल बंद हो गए। एक समय ऐसा भी आ गया कि मनीष अपना घर और पता बदल कर न जाने किस दुनिया में गुम हो गया। कुछ समय तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। निभा के मन रूपी आकाश पर आशंकाओं की ढेर बदली मंडराने लगी। एक दिन उसकी सहेली ने खौलते लावे की समान खबर सुनाते हुए कहा, निभा, मैंने पता किया है, मनीष ने वहां चुपके से एक पंजाबी लड़की से शादी कर ली है। इस खबर को सुनते ही निभा सन्न सी रह गई। विश्वासघात के कारण क्रोध से उसके अंदर जलती हुई ज्वाला उबलने लगी। फिर भी उसे इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने देवर के साथ दिल्ली जाकर सच्चाई की पता लगानी चाहिए। दिल्ली में उसने मनीष के घर जाने पर देखा कि उसके पति के साथ एक गोरी चिट्ठी लंबे कद की महिला सिंदूर लगाए हुए खड़ी है। पति के सान्निध्य से उसका दमकता चेहरा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। वह भी तो उसी पति की सुहागिन है, परंतु उसे छल प्रपंच कभी नहीं आया। निभा ने जब खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा तो उसकी आहत भावनाएं दबी चिंगारी की भांति सुलगने लगी। पति मनीष उसे देखकर मुंह फेर कर अंदर की ओर जाने लगा। तभी निभा ने पति के हाथों को पकड़ लिया। उसने हिम्मत कर अपने थरथराते ओठों से कहा, मनीष, आप मुझे जवाब दो कि मेरी क्या गलती है, मेरे दोनों बच्चों का क्या कसूर है, आपने मेरे विश्वास को खंडित क्यों किया। मनीष के पास निभा की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह पत्थर की मूर्ति की भांति चुपचाप मौन खड़ा रहा। जवाब में उसकी नई नवेली पत्नी ने कहा, इतने दिनों तक तो तुमने पति की शारीरिक और मानसिक जरूरतों का ख्याल नहीं रखा। एक बार भी ये नहीं सोचा कि जवान मर्द अपनी शारीरिक जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। आज झूठ मूठ का अधिकार जताने और रोने आई हो। अब मैं ही इनकी पत्नी हूँ, तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के मार कर निकलवा दूंगी। निभा ने कातर दृष्टि से पति की ओर देखा। उसने पति के समक्ष अपने हाथ पैर जोड़े, बच्चों की दुहाई दी, परंतु पत्थर दिल पति नहीं पसीजा। उदासी निभा कुछ देर तक घर के बाहर छलावे में खड़ी रही। उसके भीतर बहुत कुछ टूट रहा था। एक जीवन साथी के बिना जीने की कल्पना उसे डरा रही थी। उसे ख्याल आ रहा था कि उसने जो दुनिया अपने लिए बसाई थी, आज उसका तिनका तिनका बिखर गया। वक्त की ऐसी आंधी आई जो एक ही झटके में उसकी सारी खुशियों को उसकी पहुंच से दूर ले गई। पति की बेवफाई ने उसके उपवन जैसे जीवन को कांटों की सेज बना दिया। उसका दिल कर रहा था कि अभी यही जोर जोर से फूट फूट कर रोए, परंतु उसने उस वक्त कठोरता से खुद को संभाला। वह अपनी आंखों में चमकते आंसुओं को छिपाने के लिए दूसरी ओर देखने लगी। सच में जिंदगी ऐसे खेल दिखाएगी, ऐसा कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी घुटन और बेचैनी उसे कभी नहीं हुई थी। उसका देवर रमेश बुद्ध बना तमाशा देख रहा था। जब निभा का अपमान चरम पर पहुंच गया, तब रमेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, अब यहाँ से चलो। इनकी आंखों पर बेहया और वासना की पट्टी चढ़ चुकी है। इनके लिए सही गलत का कोई पैमाना नहीं है। निभा अब उस घुटन भरे माहौल में नहीं रहना चाहती थी। लुटी पिटी निभा खोखले मन से पटना वापस लौट आई। इस घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह झिकझोर कर रख दिया। कुछ दिनों तक तो सास ससुर देवर का रवैया सहानुभूतिपूर्ण रहा, परंतु धीरे धीरे सभी की नजरें बदलने लगी। सच ही कहा गया है कि एक औरत को अगर पति का साथ हो तो वह दुनिया से लड़ने की क्षमता रखती है, परंतु अगर ससुराल में पति का साथ ना हो तो उसका जीवन पतवार विहीन नौका के समान हो जाता है।
ससुराल में निभा की ऐसे ही स्थिति हो गई थी। सबके रहते हुए भी वह ससुराल में बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके तन मन में पति के रूप में बस मनीष की ही छवि अंकित थी। 10 साल के खूबसूरत दाम्पत्य जीवन को भूलना उसके लिए आसान न था। इस कारण उसने न तो कभी पति से तलाक मांगा, न ही पति ने उसे दिया। आरंभ में जीवन साथी के विरह का दंश उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। दिन तो परिवार के कामों में कट जाता था, पर नागिन सी काली रात उसे तड़पाती रहती। वह बच्चों की खातिर ससुराल में घुट घुट कर जी रही थी। निशा के देवर की शादी हो चुकी थी। उसकी हैसियत घर में मात्र एक नौकरानी की रह गई थी। सास ससुर का उपेक्षित व्यवहार तो वह किसी प्रकार झेल लेती, परंतु जब बार बार बेवजह जब उसके बच्चों को अपमानित किया जाता तो उसकी ममता करार उठती। अपमान और क्षोभ से उसके आंसू निकल पड़ते। बच्चे सहम कर कुंठित हो रहे थे। कठोर फैसला लेते हुए निभा एक दिन बच्चों को लेकर मैके पहुंच गई। मैके में माता पिता ने उसका खुले दिल से स्वागत किया, परंतु निभा जानती थी कि पिताजी की पेंशन से उन लोगों का गुजारा मुश्किल है। वहाँ उसने दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाया और खुद भी बीएड की तैयारी करने लगी। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों बाद उसे सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी लग गई। वक्त की यही अच्छी बात है कि सदैव गतिशील रहता है, रुकता नहीं है। अब निभा की जिंदगी में ठहराव आने लगा। बढ़ती उम्र के साथ पति की स्मृतियों का बोझ विस्मृत हो चला था। बच्चों के साथ वह अपनी दुनिया में मस्त थी। अचानक से आई चिट्ठी ने एक बार फिर से उसकी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी थी। पकड़े हुए अनानास ही उसकी आंखों के कोर गीले होने लगे। अचानक से बेटे की आवाज़ से निभा का ध्यान भंग हुआ। घर के अंदर घुसते ही माँ के उदास चेहरे को देखकर वो डर गया। उसने पूछा, माँ क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? निभा ने चिट्ठी बेटे की ओर बढ़ा दी। चिट्ठी पढ़ते समय बेटे विपुल के चेहरे का रंग पल पल बदल रहा था। उसने क्रोध में चिट्ठी एक ओर फेंकते हुए कहा, माँ जिस आदमी हमें बीच मझधार में मरने के लिए छोड़ दिया, बिना कसूर के अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला गया और कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि हम किस हाल में हैं, उस आदमी के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अतीत की कसैली यादें निभा को झकझोर रही थी। वह दुविधा में थी। उम्र के साथ साथ वह जिंदगी से इस अध्याय को विस्मृत कर चुकी थी, परंतु एक जीवन साथी के अभाव का दर्द अभी भी उसके चेहरे से झलक रहा था। आज वह एक बार फिर से जिंदगी की दो राहें पर आकर खड़ी थी। एक पति के रूप में तो वह मनीष को कब का अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी, परंतु मानवता के लिहाज से एक मरते हुए व्यक्ति की इच्छा पूरी करना उसका फर्ज और धर्म बनता है। उसने अपने अंदर साहस बटोरते हुए कहा, बेटा 10 साल मैंने उस आदमी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारी है। वह हमारे दोनों बच्चों के पिता है। इस बात को मैं कैसे भूल जाऊं? आखिर हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है। विपुल कहा, माँ उन्होंने अब तक कौन सा दायित्व निभाया है? वो आपके पति हो सकते हैं, हमारे पिता नहीं। आपको जाना है तो रोकूंगा नहीं, पर हम दोनों भाई बहन नहीं जाएंगे। निभा बेटे का कंधा पकड़कर जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, बेटा तुम दोनों बताओ कि क्या करूं? आखिर निभा की भावनाओं का कद्र करते हुए दोनों भाई बहन माँ को लेकर दिल्ली रवाना हो गए। वहां पहुंचकर निभा ने देखा कि उसका पति मनीष अस्थि का मात्र पंचर भर रह गया है। मनीष ने पत्नी और बच्चों को देकर बिस्तर से उठने की कोशिश की, परंतु नाकामयाब रहा। लेटे लेटे मनीष ने निभा के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, निभा मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी मांगता हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय किए हैं, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई है। निभा बोली, मनीष अब इस माफ़ी का कोई मतलब नहीं है। एक जीवन साथी साथ न होने का दर्द भरी जवानी जो मैंने झेला है, उसे तुम क्या जानो? वो तिल तिल कर गुजरी हुई रातें क्या तुम्हारी माफ़ी से सुखद हो जाएगी? मनीष बोला, मैंने भावावेश में आकर दूसरी शादी तो कर ली, परंतु मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसे केवल मेरे पैसों से प्यार है। वह मुझ पर तुम्हें तलाक देने और सारी संपत्ति अपने नाम लिखवाने का दबाव बनाने लगी। मैं उसकी मंशा समझकर आनाकानी करने लगा। वह क्रोध में आकर मेरे खाने में
थोड़ी थोड़ी जहर देने लगी। तबीयत खराब होने पर डॉक्टरों द्वारा उसके षड्यंत्र का खुलासा हुआ। पकड़े जाने के डर से वह भाग खड़ी हुई। निभा बोली, मनीष, तुम्हारे पछताने से हमारा गुजरा हुआ दुखद जीवन हमारी खुशियाँ वापस नहीं ला सकता है। मनीष बोला, निभा प्लीज़, दोनों बच्चों को एक बार मुझे पापा कहकर पुकारने को बोलो, जिससे अंतिम समय मेरी आत्मा को सुकून मिल सके। पिता की दर्द भरी करुण पुकार से दोनों बच्चे भावुक हो उठे। दोनों ने एक साथ कहा, पापा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। बच्चों की आवाज़ सुनते ही मनीष की आत्मा अनंत शक्ति में विलीन हो चुकी थी। निभा ने आज तक अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारा था। आज उसने अपने हाथों से सिर का सिंदूर पोंछ लिया और गले से निकालकर मंगलसूत्र मनीष के चरणों में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। बच्चों ने निभा को गले लगाते बोला, माँ, थाने चलकर पापा के गुनहगार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने हैं। निभा जीवन साथी की बेवफाई का गम भूलकर उसके गुनहगार को सजा दिलाने के लिए उठ खड़ी हुई। दोस्तों, सचमुच एक औरत के जीवन में पति का बिछोह सबसे बड़ा आघात है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।